दुर्गा जी और दुर्गा जी, जिनसे हम समझेंगे कि ट्रम्प साहब ने जितना टेंट्रम दिखाया है, उसका कितना असर हमारे ऊपर हुआ है, कितना असर बाकी दुनिया पर हुआ है और कितना खुद उनके अपने देश में, उनकी अपनी अर्थव्यवस्था पर और उनके अपने बाजार पर हुआ है। बगा जी, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से आज हमने भारतीय बाजार में प्रतिक्रिया देखी और उसके बाद बाकी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी, यूरोप हो, बाकी एशिया हो, उन सब की प्रतिक्रिया रही और इस समय जो डाउ जोन्स का फ्यूचर दिख रहा है, उससे लग रहा है कि उन्होंने अपने ही फ्यूचर पे, अपनी अर्थव्यवस्था के फ्यूचर पे कोई कुठाराघात कर दिया है। नहीं, देखिए वो सोच के तो नहीं चले होंगे, बट ये जरूर है, ये बहुत आपने अहम बात कही। पिछले अपने फर्स्ट टर्म में मार्केट गिरता था तो बहुत पर्सनली लेते थे। इस बारी उनके जो वित्त मंत्री हैं स्कॉट बेसेंट करके, उन्होंने कहा कि हम डिटॉक्स कर रहे हैं, ये इकोनॉमी बहुत निर्भर हो गई है सरकारी खर्चे पर, हम सरकारी खर्चा कम करेंगे। तो जैसे ड्रग एडिक्ट को आप डी एडिक्ट करते हैं, वैसे हम डिटॉक्स कर रहे हैं कॉर्पोरेट्स को। तो इसमें अगर मार्केट गिरेगा भी तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ट्रंप ने भी यही कहा कि मैं अमेरिका का बहुत रेवोल्यूशनरी चेंज ला रहा हूं दुनिया में, उसमें अगर मार्केट शॉर्ट टर्म में गिरेगा कोई बड़ी बात नहीं है, हम इकोनॉमी को सुधार रहे हैं और लॉन्ग टर्म हम बहुत ही स्वर्णीय हमारा फ्यूचर है। तो इस तरह से इस बारी जो हम कहते थे ट्रम्प पुट, एक ट्रम्प पुट है मार्केट में, मार्केट गिरा तो ट्रम्प पोजीशन चेंज कर लेंगे, पॉलिसी चेंज कर लेंगे या ऐसा ही काम करेंगे जिससे मार्केट बढ़े, इकोनॉमी बढ़े। वो ट्रम्प पुट नहीं है इस बारी वो आए हैं कि भाई मुझे जो काम करना है वो करूंगा, इकोनॉमी या मार्केट गिरे। अब वो थ्रेशोल्ड है, 10% तो गिर गए उनके मार्केट, क्या वो बने रहेंगे 20% पर भी? तो वो अब राजीव जी बहुत अहम सवाल आपने पूछा, उसका किसी के पास आंसर नहीं है, ट्रंप ही बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल बाजार उनका अपना जो है वो तो चकराया हुआ है कि अब करें तो क्या करें। खैर, हमें तो ये देखना है कि हमें क्या करना है। तो भारतीय बाजार पर जो असर है, अगर हम अपने यहाँ का हाल समाचार देखें तो निफ्टी ने कितना, आधे फीसदी से भी कम की गिरावट दर्ज की है। गिरा तो है लेकिन कम ही, और एक तरह से देखा जाए तो सुबह-सुबह जितनी थोड़ी घबराहट थी या शुरुआती वाले जो एक रुझान था, उसके मुकाबले काफ़ी सँभल करके बाज़ार बंद हुआ है। ये हमें आज के चार्ट से दिखता है। तो भारतीय बाज़ार के लिए इसकी प्रतिक्रिया आगे कैसी रहेगी? क्या एक बड़ा इवेंट था, निकल गया और इवेंट के पहले दिन अगर इतने हल्के से हमने निकाल लिया है, तो क्या ये समझें कि हाँ, जितना हल्ला था इसका, अब उतना सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है और इससे आगे के जो संकेत होंगे उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है? या अभी भी कुछ ऐसे इम्पैक्ट आपको लगता है कि जो धीरे-धीरे समझ में आएँगे, डेविल इन द डिटेल्स, वैसा कुछ निकलेगा और बाद में बाज़ार फिर आगे रिएक्ट करेगा? नहीं, देखिए राजीव जी, ये हो गया कि पड़ाव स्थापित हो गए हैं। तो आपको पता है निचला स्तर 10% है और उच्चतम स्तर 27 है। वो 26 कल बोले, बट उनके एनेक्श्योर में जब निकाला भारतीय सरकार ने तो 27 है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का वक्तव्य आया कि 27% है भारत पे, 26 नहीं है। तो अब आपको पता है कि रेंज 27 और 10 की है। तो 27 पे क्या क्या कंपनी वाजिब तौर से इंपोर्ट कर सकती है, किसको अमेरिका को करना पड़ेगा पास ऑन, अमेरिकन कंज्यूमर को पास ऑन करना पड़ेगा, किसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। आईटी और फार्मा अभी के लिए इसके आवेश में नहीं आए हैं। तो वो अच्छी बात है कि आईटी और फार्मा इससे बाहर हैं टैरिफ से। ऑटोमोबाइल आ गया, स्टील और एल्यूमिनियम आ गया 25% पे, और साथ में 27% बाकी हमारे टेक्सटाइल, जेम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, ये सब आ गए आपके 27 पे। तो एक मार्केट में इवेंट रिस्क निकल गया। तो ये था कि सब विचलित थे कि कितना होगा, कितना टैरिफ डालेंगे। अब हो गया, चाहे उम्मीद से ज्यादा हुआ। ये हमें उम्मीद थी 10 से 20% के बीच में भारत को लगाएंगे और बोलेंगे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करिए। उम्मीद से ज्यादा आया, बट क्या हुआ, एक ठहराव आ गया कि चलिए इतना खराब हो सकता है, अब इसमें हमें कितना बचाव करना है। दूसरा,
मार्केट अब यही पचा रहा है। $80 बिलियन आप भेजते हैं अमेरिका को गुड्स हर साल। आप $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, $80 बिलियन पे चलिए 10% 20% कम भी हो गई आपकी वॉल्यूम्स, इसके कारण आपका 0.5% का इम्पैक्ट आ जाएगा आपके जीडीपी पे। वो कहीं और हम बना लेंगे। ऐसा नहीं है कि कंपनियां हाथ पे हाथ धरी रहेंगी। नया साल शुरू हुआ है, 9 अप्रैल को ये टैरिफ आ रहे हैं, कंपनियां अभी शुरू कर देंगी कि किसी तरह से नए मार्केट इजाज किए जाएं जहां पे हम ये प्रोडक्ट्स पहुंचाएं या प्रोडक्ट्स को चेंज किया जाए और मार्केट्स के लिए। तो इसमें कोई इतनी घबराहट की बात नहीं है। ये सबसे आज अहम जो था रियलाइजेशन, ये मार्केट को आया और हमने देखा कि हमारा मार्केट कल जब ट्रंप बोलना शुरू किए राजीव जी, तो 80% ऊपर था हमारा गिफ्ट निफ्टी, 82 पॉइंट ऊपर था। और जब उन्होंने समाप्ति की तो 290 नीचे हो गया था। आज सवेरे भी 300-310 पॉइंट भी नीचे गया कुछ ट्रेडिंग में पहले प्री मार्केट में। और फिर हमने देखा कि 1 घंटे के बाद काफी खरीदारी आई और मार्केट जो पलटा है उसके बाद उन लेवल्स पे नीचे फिर वापस नहीं गया। जी, ये एक इंटरेस्टिंग पहलू है कि गिफ्ट निफ्टी ने जिस तरह का रिएक्शन दिखाया, असल में जब निफ्टी बाजार खुलने पे जिस तरह से उसने शुरुआत में बहुत वैसा मामला नहीं था, बहुत एक हल्की गिरावट ही थी और आगे धीरे हम और ज़्यादा संभलते गए। तो गिफ्ट निफ्टी और असल में निफ्टी, इन दोनों का रिएक्शन इतना अलग क्यों रहा? देखिए, इंस्टीट्यूशनल पैसा रहता है गिफ्ट निफ्टी में और शॉर्ट टर्म का पैसा रहता है, वो हेजिंग हो रहा होता है ज्यादातर ऑफ द मार्केट आवर्स। अगर आप देखें वियतनाम का एक ईटीएफ है, कंट्री ईटीएफ है वियतनाम का, वो 10% डाउन था राजीव जी कल। आज सवेरे जब हम आए तो देखा 10% डाउन वो खुल रहा है। वियतनाम का मार्केट 3.5% गिरा। चीन का ऐसे ही एक चाइनीज इंटरनेट करके ईटीएफ है, वो 6% डाउन था। तो हमें लगा $8 बिलियन का ईटीएफ है, बड़ा भारी भरकम ईटीएफ है। क्या इन सब ईटीएफ पे एफ एंड ओ होता है, डेरिवेटिव होता है, तो तरह तरह की पोजीशन बनाई जाती है, हेजिंग बनाई जाती है, तो ये ज्यादा वॉलेटाइल रहते हैं। जबकि आपको असलियत जो है वो फिर मार्केट में ही, तो चीन का मार्केट 0.3 0.4 से नीचे गया ही नहीं। हांगकांग का जरूर गिरा, तो आप कह सकते हैं कंपेरेबल उससे हांगकांग आप कर लीजिए, 1.6% जो हांगकांग हैंगसेंग गिरा उस पर, उसके सामने जो ईटीएफ गिर रहा था वो 6% डाउन था सवेरे। तो चीन के खुलने से पहले टोक्यो खुला हुआ था, 4% टोक्यो डाउन था। आज तो सोने को नसीब नहीं हुआ, 3 से 5 बजे थोड़ी सी झपकी ले ली थी, बट ट्रम्प को ट्रैक कर रहे थे और फिर 6 बजे पहला आज शो था, तो टोक्यो जैसे ही खुला तब से मैं मॉनिटर कर रहा था, टोक्यो 4% नीचे खुला और फिर 3% पे आ गया, 2.7 पे भी आ गया, वहां भी खरीदारी आई। तो ये जो आपके गिफ्टी है या बाकी जो है फ्यूचर्स हैं, इनमें बहुत सारा और इंस्टीट्यूशनल पैसा बना रहा होता है या हेज कर रहा होता है, और असलियत से थोड़ा सा इनका डिफरेंस रहता है। जी, अच्छा, थोड़ा जो सेक्टर वाइज इसकी एनालिसिस करें, एक तो सबसे पहले आईटी को ही लेना पड़ेगा क्योंकि इमीडिएट इम्पैक्ट वहाँ पे दिखा है, जबकि आईटी जो है वहाँ पर कोई टैरिफ स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं है। लेकिन आप इसका चार्ट देखिए किस तरह से आज गिरा है, लगभग सीधे सीधे एक तरफा गिरावट बनी है और 4.25% आईटी इंडेक्स टूटा है। तो जब यहाँ पे टैरिफ लग ही नहीं रहा है, यहाँ पे मामला हुआ क्या है, क्यों गिर रहा है, क्यों घबराया है बाजार इतना? यहाँ पे सेकंड ऑर्डर इफेक्ट है, क्योंकि जैसे आपने पूछा कि क्या इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारा है, तो लोगों ने यही सोचा है क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी नीचे जाएगी, ये टैरिफ्स के चलते आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है चीजों की वो कम होगी, कीमतें बढ़ेंगी, इकोनॉमी स्लो डाउन करेगी। इकोनॉमी स्लो डाउन होती है तो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर काटा जाता है। वो कहाँ काटा जाता है? पहले आप मार्केटिंग काटते हैं, एडवर्टाइजमेंट वगैरह कम कर देते हैं। दूसरा, जो भी आपके नए इनिशिएटिव्स हैं उसको काटते हैं और उसमें आईटी का अहम भूमिका रहती है। तो यही अब सेकंड ऑर्डर इफेक्ट जो है इन टैरिफ्स का क्या है कि अमेरिका की इकोनॉमी स्लो डाउन होगी, कंपनियों को विजिबिलिटी नहीं होगी कि हम खर्चा करें आईटी के लिए, बोलेंगे अगले साल देखेंगे, इस साल तो बच के निकल जाएं।
और अपना टॉप लाइन बॉटम लाइन प्रोटेक्ट कर लें और जहां खर्चा काट सकते हैं काटें। तो जी डिस्क्रिशनरी जब कम होता है तो आईटी पे प्रॉब्लम आती है, तो वो आज दिख रहा है। जी, इसको थोड़ा-सा मैं बिल्कुल बहुत बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करता हूँ आपसे। एक बहुत कच्चा उदाहरण लेता हूँ, जैसे वो कहते हैं ना, कोई आपको गणित में कुछ समझना है तो सीधे आप कहते हैं मान लिया ₹100 हाथ में है उसमें से। तो वैसा ही कुछ कि मान लीजिए एक दुकान है और उसमें आईटी का काम क्या है, तो आईटी का काम ये है कि आपके पास स्टॉक कितना है, किस सामान का कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, रोज़ कितनी सेल हुई, उसकी इनवॉइसिंग हो जाए, थोड़ी अकाउंटिंग हो जाए, ये आपका मतलब गल्ले पे काम हो जाए, निपट जाए, इतना काम है आईटी का। अब अगर मेरे दुकान की सेल्स कम हो जाए या बहुत बढ़ जाए, तो उससे वो जो पूरा प्रोसेस है अकाउंटिंग का या इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, उस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो काम तो वैसे का वैसा ही रहेगा, चाहे ₹100 की चीज़ बिके या ₹200 की चीज़ बिके। तो आईटी में किस तरह से नया मतलब इस तरह के सेंटिमेंट का फ़र्क आईटी में कहाँ पे आता है, किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे आता है? नए ऑर्डर नहीं मिलते ना, जो चल रहा है वो तो आपको काम मिल रहा है। नए ऑर्डर आपको अगर ग्रोथ करनी है, 10% रेवेन्यू बढ़ानी है, आपको नए ऑर्डर चाहिए। नए ऑर्डर आने बंद हो जाते हैं और बड़े बड़े ऑर्डर कंपनियां पोस्टपोन कर देती हैं। तो यही दुकान है, उससे तो आपको मिल रहा है। आप जाते हैं कि देखिए हमारा ये एआई का बॉट बना है, ये आपके यहाँ जो आएगा ये रोबो मैं लगा देता हूँ, ये सबको हाथ में लाएगा, सामान ला के देगा, आपको झुकना नहीं पड़ेगा। वो कहेंगे अगले साल आना, इस साल नहीं कर सकते, इस साल पैसे नहीं है, ट्रम्प ले गया सारे पैसे। जी। तो वहाँ पर एक फ़र्क आएगा, लेकिन जो बड़ी आईटी कंपनियाँ हैं, वो तो पहले से ही 1-2%, 4% इस तरह की रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रही हैं। क्या अब नेगेटिव ग्रोथ में चली जाएँगी? नहीं, नेगेटिव नहीं होगा, वही होगा, 2 से 4% कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में ग्रोथ रहेगी। तो वही डर है। गाइडेंस थोड़ा म्यूटेड हो जाएगा कि भाई नए ऑर्डर नहीं आ रहे। एआई की ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो वो कोडिंग के जॉब खा रहा है, बेसिक जॉब खा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ऑलरेडी इनको अपग्रेड करना था, वैल्यू चेन में ऊपर जाना है। उसके लिए फिर कंपनियां तैयार होनी चाहिए खर्चा करने के लिए। वो कंपनियां ऐसे माहौल में नहीं होती जब उनका सर्वाइवल मुश्किल है। और क्यों मुश्किल है? क्योंकि ऑलरेडी जो डिमांड है इकोनॉमी में वो कम है। ये सोचिए, $30 ट्रिलियन की अमेरिकन इकोनॉमी है, उसमें $20 ट्रिलियन अमेरिकन कंज्यूमर खर्चता है। तो सब कुछ निर्भर है अमेरिकन कंज्यूमर की कंजम्पशन पर। अगर उसके पास पैसे कम हो गए, इकोनॉमी थोड़ी ढलान पे नीचे आने लग गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, वेज ग्रोथ नहीं हुई, पैसे अगर एग्रीगेट लेवल पे कम हो गए, तो वो नई चीजें खरीदने बंद कर देते हैं। कंपनियों की टॉप लाइन पे सीधा घात होता है, मार्जिन कंप्रेस हो जाते हैं। उस माहौल में कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करने में रुक जाती है, बोलते हैं अगले साल देखेंगे, थोड़ा सा ये सिस्टम ठीक हो जाए, थोड़ी एक डिमांड वापस आ जाए, तब देखेंगे। तो ये प्रॉब्लम है। ओवर रिएक्शन भी है मार्केट का, बट अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। अगले हफ्ते से रिजल्ट आने शुरू होंगे, मैनेजमेंट गाइडेंस शुरू होगी, तब थोड़ा आइडिया मिलेगा क्या वो देख रहे हैं। 20 से 80% हमारा आईटी का जो रेवेन्यू है, कंपनी दर कंपनी अगर आप देखें, कुछ है जो 100% अमेरिका से लाते हैं, बट 20 से 80 आप नॉर्मली अमेरिका से लाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां 60% अमेरिका से रेवेन्यू लाते हैं। तो बहुत निर्भर है अमेरिकन इकोनॉमी की तंदुरुस्ती पे, बहुत जी। निर्भरता है हमारे आईटी की। बल्कि इसको दूसरे तरीके से देखें कि जैसे यूरोप के लिए उन्होंने इतने सख्त तेवर रखे हैं, जबकि पारंपरिक रूप से यूरोप और अमेरिका काफ़ी घनिष्ठ समझे जाते हैं, इसके बाद भी। तो अगर ये जो सारा टैरिफ का चक्कर उन्होंने यूरोप पे भी डाला है, जो बर्डन डाला है, उसके चलते यूरोप की इकॉनमी पहले से ही जो मुरझाई हुई थी, उसके ऊपर अगर और डेंट पड़ गया, अगर और कुछ चोट पड़ गई, तो जो कंपनियां अमेरिका के बदले यूरोप में डाइवर्सिफिकेशन करके बैठी हुई थी, ये सोच करके कि चलो ठीक है, जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन से हमारा रिस्क कम होगा, तो यहाँ पे आपका अमेरिकी बाजार भी खतरे में है और यूरोपीय बाजार भी खतरे में है। यूरोप के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें हैं जरूर, बट ये है कि वो स्टिमुलस कर रहे हैं।
आज देखिए कोरियाई बाजार में क्या कंपनी चल रही थी, उनके डिफेंस की सारी कंपनी चल रही थी। तो सब कह रहे थे इतना माहौल बिगड़ा है, चीन पे ये जो 54% ले आए हैं, ये तो ट्रेड वॉर होनी है, और ट्रेड वॉर फिर प्रॉक्सी वॉर ऑन द ग्राउंड में कब तब्दील हो जाए पता नहीं। और डिफेंस सारा कोरिया की डिफेंस कंपनियां चल रही थी। यूरोप में बैंक्स और डिफेंस ने उठाया है पूरा दारोमदार। बाकी जो इंडस्ट्रियल यूरोप है वो इतना अच्छा नहीं कर रहा है, बट बैंक्स अच्छा कर रहे हैं, और डिफेंस उनके डबल हो गए हैं स्टॉक्स, क्योंकि अब बहुत बड़ा खर्चा जो ट्रम्प कह रहे हैं कि अब अमेरिका आपके लिए खर्चा नहीं करेगा, 80 साल से हमने ही आपका सारा बर्डन उठाया, अब आप करिए खर्चा। अब जर्मनी ने जैसे $500 बिलियन का अतिरिक्त बजट लिया अपनी इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए और डिफेंस में अपनी प्रिपेयर्डनेस बढ़ाने के लिए। इस तरह से कंट्री बाय कंट्री यूरोप में पोर्चुगल और स्पेन नहीं करना चाहते, क्योंकि वो काफी दूर है रशिया से। जो रशिया के बॉर्डर पे लगे हैं, पोलैंड वगैरह जैसे, वो तो बहुत भारी कर रहे हैं। और आप देखिए पहली तिमाही में पोलैंड का मार्केट 36% भाग गया था। ऐसा कुछ नहीं है कि पोलैंड की इकोनॉमी 100% ग्रो कर रही है या कुछ, वो एक्स्ट्रा स्टिमुलस आ रहा है, डिफेंस स्पेंडिंग हो रही है, और साथ में वो स्टिमुलस डाल रहे हैं अपनी इकोनॉमी को मुस्तैद करने के लिए कि रशिया जब यूक्रेन का हो जाएगा कोई ना कोई फैसला, फिर उसका रुख होगा पोलैंड की तरफ, लिथुआनिया, इस्टोनिया, लैटविया, ये जो बाल्कन स्टेट्स हैं सारी, इनकी तरफ वो रुख करना शुरू कर देगा। तो वहां एक्स्ट्रा खर्चा किया जा रहा है अपनी प्रिपेयर्डनेस के लिए, तो उसके स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन आईटी में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ऊपर से काफ़ी गिरावट हो चुकी है, 46,000 से गिरना शुरू किया है, और अब हम इसको देख रहे हैं यहाँ 34,000 35,000 के बीच में इतनी गिरावट आ चुकी है। और इसीलिए अब हमारे एक दर्शक हैं, वैसे तो उन्होंने विप्रो के बारे में पूछा है, जिस पर आप कंपनी स्पेसिफिक तो शायद नहीं बोलेंगे, लेकिन पूरे आईटी सेक्टर में उनको डर लग रहा है। ये डरने का समय है या मौके देखने का समय है? अभी आप डोमेस्टिक में आ जाइए, अभी टाइम है डोमेस्टिक घरेलू जो हमारे सेक्टर है ना, बैंक हुए, फाइनेंशियल हुए, कंज्यूमर ड्यूरेबल हुए, कंज्यूमर स्टेपल हुए, एफएमसीजी कंपनियां जो हैं, आपका इंडस्ट्रियल हो गया, जो सड़कें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, जो पोर्ट्स बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, तो घरेलू जो कंपनियां हैं उनकी तरफ आ जाइए, क्योंकि ग्लोबल रिसेशन हो सकता है ट्रंप के कारण। भारत फिर भी हम बढ़ रहे हैं, 6-6.5% है हमारा। टैरिफ से पहले 6.5 दिख रहा था, टैरिफ के बाद शायद 6% ग्रोथ हो जाएगी, वो ठीक है, फिर भी ग्रोथ है, 6% रियल है, नॉमिनल 9-9.5% हम ग्रो कर रहे हैं। कंपनियों का अर्निंग 12-14% बढ़ेगा अगले 3 साल, 7-10 साल। तो वो कंपनियां हमें चुननी है, वो सेक्टर चुनने हैं जिसकी ग्रोथ है अभी, और ये पलटेगा, ये साइक्लिकल तो होता है। अब ट्रंप क्या ये सारा बिटर मेडिसिन पी लेने के बाद अमेरिकन इकोनॉमी टर्न मारेगी शायद 1-2 साल में, वो फिर से आएगा वापस, तो ग्लोबल सेक्टर्स लौट के आएंगे। बट अभी टाइम है डोमेस्टिक में आप ज्यादा रुझान रखें। आईटी दो तरफ से प्रॉब्लम है, डिमांड नहीं आ रही उनकी, एआई का चैलेंज है, उसके ऊपर डिमांड नहीं आ रही। दूसरा वैल्यूएशन इतना गिर लेने के बाद भी वैल्यूएशन हाई है, तो आपका पीई जो है कम से कम 27-28 टाइम है, और या फिर बड़ों का, कई बड़ी पीई वाली कंपनियों का तो 60-70 गुना है। तो प्राइस अर्निंग 60-70 गुना है, तो मतलब जबरदस्त उनको ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, अनलेस वो डिफेंस वगैरह का आईटी है, घरेलू आईटी है जो ड्रोन श्रोन कुछ ऐसे उस माहौल में कर रहा है काम, या कोई बड़ी पब्लिक सेक्टर डिफेंस कंपनी को सप्लाई कर रहा है कुछ, उस तरह का हार्डवेयर आईटी है तो ठीक है। बट ये सॉफ्टवेयर आईटी इतना हाई वैल्यूएशन पे वो वाजिब नहीं है, इस आज के माहौल में वो वैल्यूएशन आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। जी, जो प्योर प्ले आईटी सर्विसेज हैं, जिनका सीधा काम है कि अमेरिका में जाकर के अपनी सर्विसेज बेचो, वो अभी नहीं चलने वाली हैं। वैल्यूएशन बहुत हाई है, चलेंगी, अच्छी कंपनियां वेल रन है, अच्छा कैश थ्रो आउट मतलब बाजार में नहीं चलेंगी, शेयर बाजार में नहीं चलेंगी, मतलब आपको इतना रिटर्न नहीं मिलेगा जो घरेलू
सेक्टर्स में आपको रिटर्न मिल सकता है। जी। अच्छा, जो दूसरे सेक्टर्स हैं जिन पर लोगों की निगाह है, और उसमें एक तो फार्मा सेक्टर पर लोग पूछ रहे हैं कि फार्मा सेक्टर पे तो कुछ हुआ नहीं है, टैरिफ के असर से बाहर है, तो क्या ये वो सेक्टर हो सकता है जहां पर आप दांव लगाएं, मे बी फार्मा बीज ETF जैसे ऑप्शन के साथ? देखिए, फार्मा बच के निकल गया आज, बट ये नहीं पता हमें कि खतरा पूरा टला है कि लाएंगे। अब फार्मा में जस्टिफिकेशन क्या है कि ऑलरेडी वो $800 बिलियन अपने हेल्थ केयर पे खर्चते हैं। बहुत महंगा है हेल्थ केयर अमेरिका में। कभी बीमार पड़ जाए, हजारों डॉलर आपको लग जाते हैं हॉस्पिटल में। एक डॉक्टर को भी देखे और तो कई $100 वो ले लेता है। तो बहुत महंगा है हेल्थ केयर। वहां पे हमारे जेनरिक कंपनीज हैं जो कम कीमत पे नॉन ब्रांडेड दवाएं बना के बेचती हैं। $9 बिलियन का हमारा है इंपोर्ट अमेरिका के अंदर। अब उस पे डर ये था कि टैरिफ लगा दिए जाएंगे। वो कल नहीं आया, बट उन्होंने मेंशन किया है कि नहीं लगाया है फार्मा पे। 3-4 और सेक्टर, कॉपर पे बोला, सोने पे बोला, एनर्जी पे बोला, मतलब के तेल पे, क्रूड ऑयल पे, तो ये सब पे नहीं लगाया। बट उसका 232 करके एक इनका सेक्शन होता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है फार्मा में। तो वो कभी भी आ सकता है अगले 1 साल में। तो ये सोच के नहीं चलना है कि ये अमेरिका में पूरा इंपोर्ट करते रहेंगे और कुछ इन पे आएगा नहीं। ऐसा देखिए, जो वेल डाइवर्सिफाइड फार्मा है, फार्मा में आपको 5-6 तरह की कंपनियां मिल जाती हैं। एक है जो अमेरिका में जिसका एक्सपोजर है उससे थोड़ा दूर रहे। तो थोड़ी कंपनियां हैं 40-50, एक कंपनी 60% भी अमेरिका से रेवेन्यू लाते हैं। वैसी कंपनियां अभी थोड़ा दूर रही है, क्योंकि 2-3 महीने में पता लग जाएगा फार्मा पे आ रहे हैं कि नहीं ये टैरिफ्स। बट बाकी तरीके की कंपनियां, हॉस्पिटल्स जैसे हैं, वैल्यूएशन हाई है, बट इतनी किल्लत है भारत में हॉस्पिटल्स की, किसी भी दाम पर आदमी जाता ही है प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने निजी जनों को लेके। तो हॉस्पिटल हो गए जो इंडियन मार्केट को सर्व कर रहे हैं, जो बायोटेक की कंपनियां हैं, ऐसे हम देख सकते हैं। तो और या फिर जो चाइना को टक्कर दे रहे हैं। अब एपीआईज वगैरह में चाइना का बहुत बड़ा एक हिस्सा है। अगर कोई उधर आ सकता है वहां पे, अब अगर लगेगा चाइना पे ज्यादा लगेगा टैरिफ, हम पे कम लगेगा, तो वो उस तरह की कंपनी बेटर कर सकती है। तो फार्मा जी। में देख के चुन सकते हैं, बट ओवरऑल पूरा इंडेक्स मैं नहीं बोलूंगा। ये बहुत स्टॉक स्पेसिफिक 1 साल रहने वाला है। तो इंडेक्स लेवल की जगह आप कोई फिर एक्टिवली मैनेज फार्मा फंड चुनिए, जहां फंड मैनेजर आपके लिए दे रहा हो, इस तरह जी, के कॉल्स ले रहा हो। मतलब अक्रॉस द बोर्ड पूरे फार्मा में तेजी नहीं रहेगी, इसलिए ETF लेकर चलने का फायदा नहीं है। एक्टिव मैनेजमेंट या खुद ही स्टॉक सिलेक्शन, वो तरीका ज्यादा काम करेगा। जी। ज्यादा काम। ओके, अब जो बाकी सेक्टर्स हैं, जैसे ऑटो की बात हो रही थी, उसमें लोग कह रहे हैं कि हाँ, ऑटो का डायरेक्टली तो भारत से अमेरिका को ज़्यादा निर्यात होता नहीं है। पुर्जे भेजते हैं, कल पुर्जे जो होते हैं, ऑटो एंसिलरीज, वो अपने कुछ एक्सपोर्ट करती हैं। लेकिन वहाँ भी कहा जा रहा है कि जो एक्सपोर्ट होता है, जो फोर्जिंग कंपनीज हैं, उन्होंने US के अंदर भी अपने सेटअप लगा रखे हैं, अपनी यूनिट्स लगा रखी हैं। तो हो सकता है वो वहीं पे अपना काम बढ़ा लें, जो ट्रम्प साहब का मकसद भी है कि आप हमारे यहाँ ही बनाइए। जो हमारे यहाँ मोदी जी का मकसद है कि आप भारत में बनाइए, उसी चीज़ को वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ऑटो में किस तरह का इम्पैक्ट आप देखते हैं? और जैसे टाटा मोटर्स, वैसे आप स्टॉक स्पेसिफिक नहीं बात करते हैं, लेकिन यहाँ काफ़ी चर्चा में रहा है। तो टाटा मोटर्स में मसला ये है कि उनका जो इम्पैक्ट होगा वो JLR का होगा। तो US पे तो बस UK पे तो सिर्फ 10% का उन्होंने लगाया है, तो वहाँ पर शायद उस तरह का इम्पैक्ट ना आए। बाकी जो टेक्सटाइल में अपॉर्चुनिटी देखी जा रही है कि पड़ोसी पे ज़्यादा लग गया, हम पे कम लग गया, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन गई। ये कुल मिलाकर के ओवरऑल बाकी सेक्टर्स पे कहाँ फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है, और इन जनरल मतलब ट्रम्प साहब ने हमारा भला किया है या हमें चोट पहुंचाई है? ने चोट पहुंचाई है, क्योंकि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को नीचे लेके आएंगे जिस तरह से काम कर रहे हैं। तो मार्केट्स के स्वास्थ्य के लिए
पूरी इकोनॉमी अच्छा चले तो अच्छा है। देखिए 2008 में जो हुआ तब भी हम कहते थे कि भारत तो बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, हम डीकपल हो गए हैं। वो एक आध हफ्ते के लिए डीकपलिंग हुई, जब गिरने को आए तो पूरा 60% मार्केट गिर गया। कोई भारत के ना बैंक्स में प्रॉब्लम थी ना कहीं और प्रॉब्लम थी, बट हमारी मार्केट भी 60% गिर गए। तो यही दुआ करते हैं हम तो कि सारा दुनिया अच्छा चले, दुनिया की इकोनॉमी अच्छा चले, मार्केट्स अच्छा चले, हमें कहीं किसी के दुर्दशा ना हो, ये है। ऑटो देखिए ये समझना है कि यूके का चाहे 10% है वो कंट्री लेवल है, बट अगर सेक्टर पे 25% है तो 25 लगेगा, ये नहीं है कि 10 लगेगा जेएलआर वगैरह पे, 25 ही लगेगा। तो ऐसे ही स्टील या एल्यूमिनियम अगर यूके से जाएगा वो 10 पे नहीं जाएगा, 25 पे जाएगा। तो सेक्टोरल अगर है तो सेक्टोरल लगेगा, वो ओवरराइड करता है कंट्री को। ऑटो पसंद नहीं है, ऑटो में खरीदना है तो अभी टू व्हीलर खरीदिए, वो ज्यादा डोमेस्टिक ओरिएंटेड है, आई थिंक वो ज्यादा चलेगा, डिमांड वापस लौट के आ रही है, तो टू व्हीलर देख सकते हैं। कारें अभी वॉल्यूम भी अच्छी नहीं आ रही, मैनेजमेंट गाइडेंस भी अच्छी नहीं आ रही, थोड़ा वेट कर सकते हैं। ट्रक्स वगैरह में तो ओवर कैपेसिटी चल ही रही थी और वो चल ही रही है, वो इतना नहीं है। ट्रैक्टर में रिकवरी आ रही है, वो देखते हैं। अब क्या है कि जब इलेक्शंस हो जाते हैं तो वो स्टिमुलस आना रूरल इकोनॉमी में रुक जाता है। तो नेशनल इलेक्शन हुए 1 साल हो जाएगा अगले महीने, तो आप देख रहे हैं कि उतना स्टिमुलस नहीं जा रहा है रूरल इकोनॉमी में कि वो ट्रैक्टर वगैरह एकदम से टेक ऑफ करे। वो इलेक्शन से एक साल पहले 2 साल पहले हम देखते हैं वो स्टिमुलस आना शुरू करते हैं। तो अभी ऑटो देखना है, बट जो घरेलू ऑटो को सर्विस कर सके तो टू व्हीलर बेहतर रहता है। जी, इसके अलावा क्या हम मोटे तौर पे कहें कि ये एक बड़ा इवेंट पूरा हो गया, तो अब इससे आगे हमें जो दूसरे आने वाले इवेंट्स हो सकते हैं, या वापस हम इंटरेस्ट रेट साइकिल पे ध्यान दें, अपने आगे क्वार्टरली रिजल्ट्स पे ध्यान दें, ये इवेंट पूरा हो गया, क्या ये मान के चल सकते हैं, या इसका असर अभी कुछ समय तक चलता रहेगा? देखिए 5 एक्ट का प्ले था, ड्रामा था, और 2.5 बारी पर्दा गिरा है। कल तीसरा एक्ट आया कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिए गए। अब इसके बाद हमें नेगोशिएशन का आना है, एक्ट 4 या रिटेलिएशन। भारत तो नेगोशिएट ही करेगा, रिटेलिएट नहीं करेगा। और 5वां आएगा रोल बैक। रोल बैक में कितनी आपको मिल सकती है, वो 6 महीने से 9 महीने लग जाएंगे, ऐसे आसानी से आता नहीं है। यूरोपियन यूनियन के साथ हम 2013 से नेगोशिएट कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कहीं ना कहीं वो अटक जाता है। हमें चाहिए कि हमारे लोग जाके आपके वहां काम कर सके, उनको है कि भाई अपना एग्रीकल्चर खोल दो। एग्रीकल्चर में वो 100% सब्सिडी दे के बेचते हैं। तो अमेरिका जैसे, जापान ने अमेरिकन चावल पे 700% लगाया हुआ है टैरिफ। क्यों? वो नहीं चाहते अमेरिकन आके अमेरिकन चावल आके खत्म कर दे उनके फार्मर को। जापान भी बहुत भारी भरकम सब्सिडी देता है, अमेरिका भी 100% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनका सब्सिडी है। अब 2018-19 में जब चीन ने रिटेलिएटरी टैरिफ डाले थे, वो ज्यादातर एग्रीकल्चर पर डालते हैं ताकि रिपब्लिकन वोटर को हर्ट करे। तो वहां $30 बिलियन का सब्सिडी अमेरिका ने डाल दिया था अपने फार्मर्स में। तो 2.5-3 लाख करोड़ का सब्सिडी वो डाल देते हैं। उसके साथ हमारा बेचारा फार्मर कैसे compete करेगा? और वहां कॉर्पोरेट है, 500 एकड़ 1000 एकड़ के फार्म बने हुए हैं जी, पूरे मैकेनाइज्ड, और इतनी अच्छी क्वालिटी के वो सामान डालते हैं। हमारा बेचारा आधे भीगे का, 1 भीगे का किसान कैसे उससे compete करेगा? तो वो तो हम खोल नहीं सकते, एग्रीकल्चर तो कभी नहीं खोलेंगे हम। 70% आपकी आबादी एग्रीकल्चरिस्ट है ऑन पेपर, चाहे वो ड्राइवर का काम कर रहे हो, फैक्ट्री में काम कर रहे हो, घरों में काम कर रहे हो, आधे से ज्यादा, बट ऑन पेपर तो वो निर्भर है आपकी रूरल इकोनॉमी पे। तो इतनी जल्दी नहीं आने वाला। तो 2.5 एक्ट्स हो गए, हिंदी में पता नहीं कैसे बोलूं मैं, कि वो ड्रामा चल रहा है और 2 बारी पर्दा गिर गया, तीसरी बारी पर्दा गिरने का
आधा आप पहुंचे हैं, अभी वो जाएगा, उसके बाद अब नेगोशिएशन होगा चौथा, और पांचवा आएगा रोल बैक। तब आप कह सकते हैं हाँ जी ठंडी सांस ली, अब 2-3 साल थोड़ा सा हमें चैन है। बिल्कुल। जी। अच्छा, अब तिमाही नतीजे बिल्कुल सामने हैं। 1 हफ्ते में सिलसिला शुरू हो जाएगा। किस तरह की उम्मीदें लेकर आप चल रहे हैं और उसमें कहीं कोई अपॉर्च्युनिटी आपको दिख रही है या कहीं कोई खतरे दिख रहे हैं? आईटी की तो बात हमने कर ही ली है वैसे। ओवरऑल मायूसी का आलम है, तो ये अच्छा है कि सरप्राइज ऑन द अपसाइड होना चाहिए। और बैंकिंग का भी थोड़ा सा टाइट होके आएगा रिजल्ट, इतने अच्छे रिजल्ट नहीं है क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ नहीं आई। रियल एस्टेट का अच्छा आएगा, मेटल का अच्छा आएगा, सीमेंट में थोड़ी वृद्धि आएगी, बट रिजल्ट से ज्यादा रिजल्ट फिर भी बैकवर्ड लुकिंग है। जो मैनेजमेंट गाइडेंस आने वाली है, क्योंकि हमारी सोच क्या है, सितंबर तिमाही में आपकी इकोनॉमी बॉटम कर गई, 5.2 जो आया जीडीपी का आंकड़ा, फिर 5.4 हो गया वो अपग्रेड, फिर दिसंबर का आंकड़ा 6 क्रॉस कर गया, तो सितंबर में आपकी इकोनॉमी कर गई है बॉटम। हमारी सोच ये है दिसंबर में या मार्च में जो आप 200-250 रुपए बनाते हो ईपीएस निफ्टी में, वो बॉटम हो गया। तो अगर 260-270 बन जाता है मार्च का, वो पता लगेगा मई एंड तक ही, क्योंकि अच्छी कंपनियां पहले दे देंगी रिजल्ट, और जिनका रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है वो आपको तड़पा तड़पा के मई में देंगे रिजल्ट, मई के अंत में। बट बिल्कुल। 250 से 270 के बीच में है। 1040 रुपए हैं निफ्टी के गए साल में, तो आप देखना कैसे आता है। इस साल में 1200 रुपए, 1220 रुपए के बीच में बनने की गुंजाइश है, और 1360 27 के फाइनेंशियल ईयर में, 2027 फाइनेंशियल में उसमें थोड़ा विजिबिलिटी बेटर है 1350 1360 में। और तभी बोलते हैं कि जब वो 1 ईयर फॉरवर्ड हो जाएगा और 3-6 महीने में हम 27 का नंबर 1 ईयर फॉरवर्ड में यूज करने लग जाएंगे, तब आपका बेस बन जाता है लगभग 26,000 27,000 आराम से। तो इसलिए कह रहे हैं कि साल के अंत तक 26,000 हो जाना बहुत मुमकिन है, अनलेस कोई बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट हो जाए, ईरान पे बमबारी हो जाए जी। अमेरिका, या ऐसा कुछ हो जाए। बट अदरवाइज बहुत आपकी प्रोबेबिलिटी अच्छी है कि 26,000 आप दिसंबर तक छू लेंगे। जी। तो ये ये तो बड़ी पिक्चर हो गई। फंडामेंटल। हाँ, बिल्कुल। ये तो बड़ी पिक्चर हो गई, लेकिन अपॉर्च्युनिटीज़ कहाँ देखनी है? अपॉर्चुनिटीज आपके बैंक हैं, बैंक जी। प्राइवेट सेक्टर बैंक से शुरू करिए, बड़े एनबीएफसी से शुरू करिए, फिर आइए आप घरेलू जो हैं सारे, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गए, और कंज्यूमर एफएमसीजी की वॉल्यूम आ रही है वापस लौट के, वैल्यू अभी भी इतनी अच्छी नहीं है, डाउनग्रेड हो रहा है। तो जैसे हम कहते हैं प्रीमियम खरीदा जाता है जब ऊपर होती है साइकिल, अभी लोग नीचे का सामान ज्यादा खरीद रहे हैं, बट वो लौट के आ रहा है। इंडस्ट्रियल बड़े अच्छे हैं, डिफेंस लौटा है, जून के बाद हमने देखा है कि डिफेंस के ऑर्डर आ रहे। बट ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर राजीव जी आएगा 11 लाख करोड़ का फिर से नए साल में, वो आपके इंडस्ट्रियल्स को ले जाएगा आगे, डिफेंस को ले जाएगा, रेलवेज फिर से दौड़ेंगी ये कंपनियां। तो इन सब पे नजर रखनी है। क्या अवॉइड कर लीजिए, आईटी अवॉइड कर लीजिए, जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका स्लो डाउन बहुत बड़ी गुंजाइश है, 30 से 40% की गुंजाइश है। अभी एक झटका आने वाला है कि पहले क्वार्टर का जो जी। अमेरिका का नंबर आएगा वो माइनस आएगा। वो इसलिए आ रहा है कि वॉलमार्ट ये सब कंपनियों ने कहा भाई 3 महीने का सामान डाल लो वेयर हाउस में, कि तो इंपोर्ट बड़े भारी भरकम हुए। आपने देखा कॉपर की कीमत कैसे बढ़ गई, सोने की कीमत, अब सोना कल गिर रहा था अमेरिका में क्योंकि अभी तक लोग होल्ड कर रहे थे, और फिजिकल सोना लंदन से निकल के न्यूयॉर्क में आ रहा था वॉल्ट्स में, कि भाई ये टैरिफ लगा देंगे सोने के ऊपर। कल जब हो गया कि सोने पे नहीं है टैरिफ, तो कीमतें समतल होने लग गई। कॉपर कल फिर से गिरने लग गया जब नहीं आया। तो होर्डिंग बहुत हुई है, उसके चलते एक ड्रैग है। तो इनका जीडीपी पहले क्वार्टर का माइनस आने वाला है, उससे अमेरिकन मार्केट को एक झटका लगने वाला है। तो अमेरिकन मार्केट में पोजीशन है तो थोड़ी हल्की कर लीजिए, थोड़ा सा वहां पे हमें चिंता दिख रही है। बिल्कुल।
तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना विस्तार से सब कुछ समझाया और समय निकाला अपना, और बावजूद इसके कि सुबह 6 बजे से आप जगे हुए हैं और सारे दिन आपने मतलब पूरी व्यस्त दिनचर्या के साथ अपना समय बिताया होगा। अंत में एक ही बात बताइए, आप टैरिफ को लेकर के आराम से नींद ले सकते हैं या वो टेंट्रम फिर डराते रहेंगे बीच-बीच में? नहीं नहीं, अब हो गया। जितना बहुत भयानक है कि 27% पूरे 80 बिलियन डॉलर पे भी आ गया तो आपकी जी, इकोनॉमी पे 30 बिलियन डॉलर का फर्क है, तो 0.5% का फर्क है मैक्सिमम। जी, बहुत अगर खींच के भी ले जाए, वो कहीं ना कहीं वैसे ही हमारी 8-9% की तो ग्रोथ है, 0.5 बचा लेंगे उसको। कोई कोई अब आराम से सो टैरिफ सकते हो हैं फिर। गया, इवेंट आराम रिस्क से हो सो गया सक टैरिफ का। जी जी, आराम से बिल्कुल। सो सकते हैं फिर। हाँ जी। हाँ, जी, बहुत धन्यवाद आपका। कोई डिस्क्लेमर डिस्क्लोज़र, वैसे कोई स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा तो बात हुई नहीं। हाँ, नहीं, थोड़ा सोच समझ कर ही पैसा डालिए, जोखिम तो है, बस वही। जी, बाकी स्टॉक स्पेसिफिक तो बोलता नहीं मैं, अलाउड नहीं। जी, बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आपका, और सभी थैंक यू दर्शकों का राजीव। भी धन्यवाद जो लाइव देख रहे थे या आगे भी इस चर्चा को देखेंगे। फिलहाल अभी इतना ही। नमस्कार। थैंक यू।